दोस्तों स्वागत है आपका टीचर गवर्नमेंट स्कूल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं लोन के लिए। दोस्तों अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाते हैं या आपकी कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको लोन की ज़रूरत है नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए या नया जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से। जब आप फाइनेंशियल कंपनी के पास जाते हो या बैंक के पास जाते हो तो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको आपका क्या बिज़नेस है उसके बारे में समझना होता है। यानी कि उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। उस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने में या उस प्रोजेक्ट को लगाने में कितनी आपकी कॉस्टिंग आएगी और उस जो कॉस्ट आएगी उसको आप कहाँ-कहाँ से फंडिंग कर रहे हो, यानी कितना बैंक से ले रहे हो, कितना आप खुद की कैपिटल वहाँ पे लगा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बैंक को जाननी होती हैं, ठीक है? क्योंकि बैंक ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 100% का लोन कर देगा, ठीक है? उसका कुछ क्राइटेरिया होता है आपके बि आज की इस वीडियो में वही डिटेल में देखने वाले हैं कि उसको कैसे बनाएँगे, हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने एक पेपर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यहाँ पे उठाया है डाटा, ठीक है? तो हम देखेंगे कि ये जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसको एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, प्लफ एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? तो ये एग्जिस्टिंग इस ये अभी पहला नया प्रोजेक्ट है, इसका एग्जिस्टिंग कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए इसको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट होती है वो सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है? दोस्तों ये जो शीट्स मैंने रखी हैं मैंने इस सीक्वेंस में रखी हैं जिस सीक्वेंस में आपको प्रिंटर निकाल के बैंक को सबमिट करने हैं, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास जो भी मशीनरी आएगी, ठीक है? जो भी आपका मतलब कॉस्टिंग आएगी उसकी आपको वर्किंग करनी है सबसे पहले, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपका लैंड है वो मतलब क्या कितनी लैंड आपको चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट है इसको 50 एकड़ में चाहिए, ये किसी क्लाइंट का डाटा है वहाँ से मैंने उठाया है, ठीक है? तो वो वहाँ पे पर एकड़ का रेट क्या है, ठीक है? कितना एरिया आपको चाहिए और उसका क्या रेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कुछ जैसे आप लैंड होगी उसको डेवलप भी करना पड़ेगा, बाउंड्री करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ वहाँ पे, ठीक है? तो उसके लिए आपको कितना वहाँ पे पैसा चाहिए होगा, ठीक है? ये सारी फिगर्स मैंने लाख्स में लिखी हुई हैं, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करो यहाँ पे 20 करोड़ की हमारी लैंड हो गई है, ठीक है? 1 करोड़ उसका डेवलपमेंट का खर्चा आएगा, तो सारा आपको वहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे क कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, कल्वर्ट कितना है और गेट वगैरह का जो खर्चा है, टोटल मतलब आपके 30 करोड़ में जो लैंड है वो मतलब डेवलप हो मतलब टोटल लैंड आपको मिल जाएगी डेवलपमेंट के साथ, ठीक है? तो ऐसे आपको जो भी प्रोजेक्ट है उसका आपको वहाँ पे देखना है कि आपकी जो मतलब लैंड की क्या कॉस्ट है, बिल्डिंग पे कितना खर्चा आएगा फिर उसके बाद, ठीक है? और बिल्डिंग में आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है आर्किटेक्ट से एक मतलब आप मैप बनाओगे और उससे आप देखोगे कि आपको कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, कितना-कितनी एरिया आएगा, तो उसकी आपको वहाँ पे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एडमिन बिल्डिंग क्या है, फैक्ट्री की बिल्डिंग क्या है, गोडाउन एरिया उसके लिए कितना एरिया गोडाउन के लिए चाहिए, वेयरहाउस के लिए चाहिए। तो ये सारा आपको यहाँ पे मतलब उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। बिल्डिंग आपकी हो गई, उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। उसके बाद जो-जो आप मशीनरी लगाने वाले हो, कितनी मशीनरी आप इम्पोर्ट करोगे और कितनी आप लोकल वो करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। एक्चुअली बैंक इसमें भी इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? तो आपको ये सारा यहाँ पे दिखाना है, क्या-क्या मशीनरी आपकी लगने वाली है सारी। और उसके बाद कुछ टेक्निकल नो जो आपका ड्राइंग्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स चार्जेस होते हैं, वो सारा यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है? तो उसके बाद आपकी जो भी है आपकी ये सारी टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है? कि आपका लैंड में कितना खर्चा आएगा, बिल्डिंग में कितना आएगा और मशीनरीज़ में कितना खर्चा आएगा। उसके अलावा अदर आपके जो प्राइमरीज़ एक्सपेंसेस होते हैं और मतलब जो मिसलेनियस फिक्स एसेट, मतलब आपको एक पूरी लिस्ट बना लेनी है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका बिज़नेस है या जो भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो उसके लिए। तो आपकी जो भी कॉस्ट आ गई है सपोज़ करो यहाँ पे इसको हम टोटल करते हैं तो मेरा जो टोटल प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आई है वो 248 करोड़ आ गई है, ठीक है? तो अब आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि आपकी क्या कॉस्टिंग आने वाली है, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दोबारा से सबसे पहली शीट पे इंट्रोडक्शन शीट पे, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, ठीक है? इंट्रोडक्शन शीट में हमारा क्या आएगा इसके बाद फिर सबसे पहले कंपनीज़ का नेम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, ठीक है? उसके बाद आपकी क्या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ सारी हैं और एक्टिविटीज़ क्या है मतलब कि आप क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हो वो यहाँ पे दोगे। जैसे पेपर मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो प्लांट है कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगाया है उसी के हिसाब से हमने एक्चुअली कॉस्टिंग की है। तो हमने जो प्लांट की मतलब लगा रहे हैं वो 300 टन पर डे के हिसाब से वो मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है? उसकी कैपेसिटी मतलब इतनी है कि 300 पर टन। तो नॉर्मली जो प्लांट होता है
100% कैपेसिटी पे तो नहीं चलता, तो उसको में हम देखेंगे कि उसकी कैसी प्रोडक्शन निकालेंगे, कैसी सेल वैल्यू निकालेंगे अभी आगे। तो अभी जो हमारे क्या होता है नॉर्मली जो वर्किंग डेज होता है उसके अंदर साल के अंदर वो 330 डे हम मान के चलते हैं, क्योंकि पूरा कंपनी नहीं चल रही, उसमें ब्रेक डाउन भी होते हैं, फिर कुछ हॉलीडेज भी होते हैं, तो इसलिए हम 330 वर्किंग डे यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। और शिफ्ट पर डे मतलब एक दिन में 3 शिफ्ट चलेंगे, और जो रनिंग है 24 घंटे हमारा प्लांट चलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपका जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पेपर मैन्युफैक्चरिंग का तो इसलिए ऐसे है, हो सकता है आपकी जो वर्किंग डे हो 300 हो, या फिर शिफ्ट एक ही चलाते हो आप 8 घंटे की, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा डालना है, और उसके बाद जो कैपेसिटी आपकी प्लांट की है 300 टन पर डे के हिसाब से, क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो उससे हमारी कैपेसिटी टोटल आ गई है 99,000 टन पर एनम, ठीक है। तो अगर हम 330 दिन प्लांट को चलाते हैं और 3 शिफ्ट में चलाते हैं 24 घंटे, और हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी है 300 टन पर डे है, तो हमारे जो प्लांट की कैपेसिटी आएगी तो कितनी आने वाली है 99,000, ठीक है, 99,000 आने वाली है। तो हमारा जो मतलब प्लांट है मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है 99,000 टन, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से एजम्पशन ले रखी है, और ये सारी एजम्पशन सीट मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपने सबसे पहले एजम्पशन यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एजम्पशन पे लेके जाऊँगा, फिर आपके सारे फाइनेंशियल वगैरह हम देखेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको करने वाले हैं। तो अभी उसके बाद हमारी जो रिकवरी रेशो है, ठीक है, हम जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने यहाँ पे एजम्पशन किए 90%, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो आपके कुछ वेस्टेज नहीं होगा, वो हमें एजम्पशन एक तरह से लेके चलनी होती है, जैसे उस जो वेस्टेज होगी वो हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी अलग हो गई, स्टील में अलग हो गई, और ये पेपर में अलग है। तो हमने यहाँ पे एजम्पशन पकड़ी है कि जो हमारी रिकवरी रेशो होगी वो 90% होगी, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होगा, ठीक है, मतलब हमें 99,000 प्रोडक्शन करने के लिए हमें 1,10,000 टन रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। अब उसका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, अब ये जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जो मैंने करंट सिनेरियो अभी लिया था ये, ठीक है, वो 31,300 पर टन है, सॉरी सेलिंग प्राइस। और उसके बाद जो टोटल टर्नओवर इंस्टॉल कैपेसिटी है, तो हमारा वो आएगा हमारा 30,987 रुपये, ठीक है। तो इसके अब ये कैसे आया है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपका टोटल से ये मतलब कैपेसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी इससे प्राइस टन से, तो आपकी क्या है टोटल आ जाएगी, ठीक है। ये पूरी आपकी रुपीज़ में आ गई है। अब इसको मैंने डिवाइड बाय लाख से कर दिया, तो मेरी ये जो फिगर है लाख में आ गई। मतलब जो भी आपका प्लांट की कैपेसिटी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से, तो आपकी साल की एनुअल वो आ जाएगी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है। मतलब आपकी जो सेल होगी 309 करोड़ 87 लाख होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो हमने निकाला था 248 करोड़ था हमारा, इसका जो प्लांट एंड मशीनरी की हमारी कॉस्ट आई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में कुछ खर्चे और भी होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये हमने निकाला 248 करोड़, और इसके अलावा हमारा जो खर्चा था ये प्राइमरी एक्सपेंसेस 48 करोड़ ये, और कुछ वर्किंग कैपिटल हम इसमें, क्योंकि जो इनिशियली हम वो करते हैं मतलब वर्किंग कैपिटल लगाते हैं प्रोडक्शन से पहले की, तो उसको भी हमें उसमें एक तरह से कैपिटलाइज करना होता है। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस आएगा यहाँ पे वो मतलब टोटल प्रोजेक्ट हो गया हमारा 262 करोड़ का, ठीक है। तो अब हमारी इसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 200 आ गई। अब इसको हम कैसे फाइनेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे मीन्स ऑफ फाइनेंस पे। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी जब भी आप बैंक के पास लोन के लिए जाओगे, तो बैंक आपका कभी भी 100% लोन नहीं करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि आपकी क्रेडिटेबिलिटी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, जो डायरेक्टर प्रमोटर्स हैं, और आपके पास नेटवर्क, आपकी नेट वर्थ क्या है, ठीक है, प्रमोटर्स के डायरेक्टर से। तो उसके बेस पे वो बैंक डिसीजन लेता है कि आपका मतलब कितने परसेंट हम फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल है मतलब हम जो बैंक से हमारा 262 करोड़ आ रहा था,
तो इसमें से 65 करोड़ जो लगा रहे हैं प्रमोटर्स लगा रहे हैं खुद से, और ये उसके अलावा 196 करोड़ है वो जो हम बैंक से फंडिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने को बैंक को बताना होगा कि हम खुद कितना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो रेशो है ये नॉर्मली 33% जो है प्रमोटर से लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं सॉरी 25%। यहाँ पे जो प्रमोटर्स फंडिंग कर रहे हैं 25% कर रहे हैं, और 75% वो बैंक, सॉरी हाँ 25% है जो प्रमोटर्स लगा रहे हैं, 75% है जो हम बैंक से फंडिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो बैंक कर सकते हैं 80% तक जाते हैं, और मतलब अदरवाइज अगर आप लोअर साइड देखोगे तो आपको 66% तो फंडिंग बैंक कर ही देते हैं। बट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अच्छी होनी चाहिए, आपका जो मतलब मतलब उसका कॉन्सेप्ट आप बोल दीजिए, या फिर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपका प्रोजेक्ट के बारे में, आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या गोल क्या है, मतलब उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने 25% हमने खुद से मतलब प्रमोटर में पैसा लगाया, और उसके बाद जो है 75% बैंक से हमने फंडिंग करा ली है प्रोजेक्ट की। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन शीट रहने वाली है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद क्या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोवाइडर फर्म है। उसके बाद क्या आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो। उसके बाद आपको कैपेसिटी निकालनी है वर्किंग डे के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से, पर टन डे के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपकी रिकवरी रेशो क्या है कि रामडेल की जंक्शन आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये मेन चीज़ है जो आपको बैंक देखना चाहते हैं, और आपका सेलिंग प्राइस क्या रहने वाला, टोटल टर्नओवर क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन सीट आ गई। उससे अगली हमारी सीट आती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब ये मैंने जैसे ब्रीफ कर दिया कि हमें सारा मतलब इसकी डिटेल मैंने बता दी थी आपको स्टार्टिंग में ही। तो इसके बाद हमारे क्या लैंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा आएगा, बिल्डिंग पे क्या आने वाला है, और ये टूल्स वूल्स मतलब जो भी हमारी मिसलेनियस फिक्स एसेट है इस पे टोटल कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो हमने 262 करोड़ यहाँ पे लगा दिए हैं। ये वर्किंग कैपिटल इसलिए लिखिए क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन से पहले के एक्सपेंसेस है प्रोजेक्ट में वो हम सब कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, सेल स्टार्ट नहीं हुई, आपने वर्क कुछ पैसा वहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर वहाँ पे उसके लिए भी आपको वहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपको ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए होगा फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मीन्स ऑफ फाइनेंस, आप कितना कितना फंडिंग करा रहे हो, बैंक से कितना करा रहे हो, और ये कितना करा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन सीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या होता है, कितने, अब हमने देख लिया कि हमारा कितना प्रोजेक्ट पे कॉस्ट लगने वाली है, और जो हमें कॉस्ट आएगी वो कहाँ कहाँ से हम उसको फंडिंग करेंगे, हमारा सब क्लियर हो गया है। अब उसके बाद आता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कितने साल का प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल आपको दिखाना है वो आपका डिपेंड करेगा आपके लोन के टेन्योर को। ठीक है, कि आप वो लोन कितने साल में उसको रिपेमेंट करने वाले उसका। ठीक है, अगर 8 साल जाता है तो 8 साल का फाइनेंशियल दिखाना पड़ेगा, 10 साल जाता है तो 10 साल का, अगर 5 साल है तो 5 साल का। ठीक है, आपको फाइनेंशियल यहाँ दिखाना पड़ता है। तो इसके बाद दोस्तों अब ये कैसे आया फिगर्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए सारी मैंने एजम्पशन सीट से लिंक कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू एजम्पशन से हो जाते हैं, या साथ साथ इसको लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब जिस टॉपिक पे जाएंगे उसके साथ फिर एजम्पशन को हम वहाँ पे वो करते रहेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या है कि हमारा जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे मतलब जनवरी से। ठीक है, कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का मैंने यहाँ पे ले लिया है, और फर्स्ट ईयर में। ठीक है, और फिर क्या होगा मेरा, मतलब मैं जनवरी से प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला, इस हिसाब से मैंने बनाया। पहले साल में 3 महीने मेरा रहेगा, उसके बाद फुल ईयर मेरा रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। नॉर्मली क्या होता है, जब आपका प्लांट स्टार्ट होता है तो पूरी तरह से उसमें नहीं आता, तो आपकी जो यूटिलाइजेशन है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले साल में थोड़ा कम होगा, उसके बाद फिर उसको बढ़ेगा, तो जो आप ले जा सकते हो। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो 85-90% तक ही जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जंप से लिया है, पहले उस साल जो 3 महीने 50% पे चलेगा, क्योंकि उसको रनिंग प्रॉपर रनिंग आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आपका 70% हो जाएगा, फिर 75, फिर 80, 85, 85। ठीक है,
तो अब ये जमसन ये सेल्स की फिगर कैसे आई है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो एनुअल सेल की फिगर्स मैंने यहाँ पे निकाली थी, अगर हम फुल कैपेसिटी पे चलाते हैं तो मेरी जो सेल आएगी 309 करोड़ आने वाली है, ठीक है। अब 3 महीने में मैंने इसको निकाला है 38 करोड़, ठीक है। 38 करोड़ कैसे आया, क्योंकि ये सिर्फ 3 महीने में हमारा प्लांट चलने वाला है और ये 50% कैपेसिटी पे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी जो फिगर्स आ गई है 38 करोड़ आ गई है, और उसी को 70% पे चलाएंगे तो हमारा 216 करोड़ आएगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही 75 पे 232 करोड़, फिर 247, मतलब 80% पे 85 पे, ऐसे तो हमारी सेल जिस कैपेसिटी में हम चलाएंगे उसी कैपेसिटी में हमारे चलता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रामटेल कंजम्पशन, तो रामटेल कंजम्पशन क्या आता है, हमारा जो रिकवरी और 90% है, तो उसके हिसाब से हमारी ये सारी यहाँ पे कॉस्ट आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो फ्यूल्स एक्सपेंसेस हैं, तो इसके आपको यहाँ पे निकालना है कि फ्यूल जो आपके एक्सपेंसेस जो किस हिसाब से आए हैं। तो इसके लिए मैंने सारी यहाँ पे मतलब ये कैलकुलेशन के लिए जमसन सीट यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं सेल्स से ही लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया था कैसे सेल है, ये 90 और 90% रिकवरी रेशो 90% है, तो इतना है, तो 309 करोड़ आएगा मेरा। और 50% कैपेसिटी में मेरा 38 करोड़ आएगा, 70 पे इतना आएगा, ठीक है। तो ये मेरा सेल का हो गया था। उसके बाद मेरा राम टेल हो गया, ठीक है। राम टेल का रेट क्या है, मेरा टोटल लगेगा 1,10,000 फुल कैपेसिटी पे, ठीक है। उसका राम टेल का रेट क्या है 12,880। मेरी पूरी अगर मैं पूरी फुल कैपेसिटी पे चलाता हूँ तो मेरे को 141 करोड़ 68 लाख का मेरे को राम टेल चाहिए होगा पूरे साल के अंदर, ठीक है। बट मैं अगर इसको 50% कैपेसिटी पे चलाऊंगा स्टार्टिंग के 3 महीने में, तो मेरे को 1770 करोड़ चाहिए होगा। और 70% चलाऊंगा, मतलब जो मेरा 141 करोड़ है, इसके ऊपर मेरे को ये परसेंटेज में रेशो निकाल लेनी है, ठीक है। तो मेरी राम टेल की सारी यहाँ पे कैलकुलेशंस आ गई हैं पूरे 5 साल की, ठीक है। दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं, वहाँ से मैं उसका आपको आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में आपको कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पावर एंड फ्यूल्स। तो नॉर्मली आप मतलब इसकी भी मैंने एजम्पशन लेके चले हैं कि आपका क्या जो पावर एंड फ्यूल है वो कितना लगने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या फ्यूल, क्या 2-3 तरह का फ्यूल आपको इंडस्ट्री में जो होता है, पेपर इंडस्ट्री में, जैसे मेन फ्यूल जो होता है हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके अलावा हमारा फिर, ठीक है। तो उसके लिए कितने का आपका मीटर है और कितने किलोवाट आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपकी ये सारी निकल के आ जाएगी। उसके लिए आपका स्टीम है, फ्यूल है, ये सारा, मतलब मेन तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा आपका फिनिश्ड प्रोडक्शन के हिसाब से आपको पूरा इसको निकालना होगा, और फिर कैपेसिटी के हिसाब से आपको इसको डिवाइड करके आप इसको भी सेम ऐसे ही यहाँ से कैलकुलेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस आंकड़ों को आप ऐसे सिंपल परसेंटेज में बैठ सकते हो। आपको मतलब अगर आइडिया है कि मेरा अगर मैं इतने कैपेसिटी का प्लांट लगाने वाला हूँ तो इसका मेरा इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। बट वो बैंक क्या होता है ना, बैंक आपसे एजम्पशंस मांगेगा, भाई आपने कैलकुलेट किया कैसे, नहीं तो आप कुछ भी फिगर डाल दोगे तो ऐसा वो फिर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वेजेस, तो ये हमारी आती है अगली एजम्पशन सीट कि आपकी जो मैन पावर रहेगी वो कैसे आएगी, उसकी कॉस्ट। तो उसके लिए आपको दिखाना होगा कि मैन पावर कॉस्ट में कि आप भी जैसे कि आप जो ये मैन पावर रखने वाले हो, मतलब ये राम टेल के लिए फीडिंग के लिए कितनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर से कितना बिल आएगा, कि जीएम कितने चाहिए, सारे ये मैंने मतलब एजम्पशंस फिगर ले रखे हैं, ठीक है। ये वेरी हो सकते हैं आपके एक्चुअल, क्योंकि नॉर्मली 50,000 में कोई जीएम नहीं मिलने वाला है, ओके। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, और इस पर 8% आप वो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं एनुअल जो उसका होगा, और उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और सैलरी एक्सपेंसेस वगैरह पे जो ऐड कर दोगे, और उसके अलावा 10% हर साल बढ़ा दोगे, तो नॉर्मल 10% एवरेज आपका आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके कंज्यूमेबल्स आ गए, तो इसका नॉर्मली आप ले सकते हो कि आपको नॉर्मली ऐड कि कितना आपका कंज्यूमेबल्स होगा, कितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, ये आपकी जो मशीनरी है उसके ऊपर आप एक रेशो सेट कर सकते हो कितना मेरा उस पर आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी आप अपने जो सेल्स के ऊपर या फिर आपकी मशीनरी के ऊपर, सेल्स के ऊपर इसको मतलब एक तरह से आप ले सकते हो परसेंटेज, 5%, 10%, ठीक है। और उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। जो भी आपने प्लांट है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से।
और वो सारा आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, सॉरी। तो उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट, टर्म लोन के ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर, वो सारा यहाँ पे दिखाना है। फिर जर्नल एडमिन एक्सपेंसेस, ये भी आप सेल के ऊपर इसको यहाँ पे फिट कर सकते हो। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको प्रॉफिट पीबीटी आएगा, ठीक है, या सॉरी ईबीटी आएगा, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आपका उससे क्या होता है, DSCR रेशो आपका निकलता है, ठीक है। वो आपका रेशोज जो हैं आपकी अच्छी आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे लॉस प्रेजेंट कर दिया। तो अगर लॉस प्रेजेंट कर दिया तो आपको बैंक क्यों फंडिंग करेंगे, ठीक है। अब लॉस आएगा तो नॉर्मली आप कहाँ से रिपेमेंट करोगे लोन की। तो इसलिए आपको सारा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेस और नेट प्रॉफिट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन आपको इसमें ऐड बैक कर देना है। तो आपके कैसे रूल्स आ गए, और ये सारा यहाँ पे रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आपको कितना कितना, मतलब जो रीपेमेंट करना है वो कितना आप रीपेमेंट करने वाले हो। तो ये सारे आपकी मतलब ये सारी जमसन सीट से आएगी, ठीक है। तो जमसन सीट को आप रेफ़र कर सकते हो कि हमारा जो लोन है वो कितने साल का है, 6 साल का है, और 166 करोड़ का हमने लोन लिया था। उसके बाद इस पे क्या इंटरेस्ट जा रहा है, और उसके बाद कितना हम रीपेमेंट कर रहे हैं, सॉरी। तो होगा सेलिंग एक्सपेंसेस हमने 0.5% लिए हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन के बाद हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको सेल निकालनी है, जितने आपके एनुअल कैपेसिटी है उसके ऊपर कितनी कैपेसिटी पे आप प्लांट रन कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी एनुअल सेल आ जाएगी, ठीक है, 70 पे 80 पे, ठीक है। उसके बाद राम टेल हमारा कितना है, 90% हमारा मतलब वो निकलता है, मतलब रिकवरी रेशो हमारी 90% है। उसके हिसाब से आपकी राम टेल की कॉस्ट आ जाएगी, उससे पर टन के हिसाब से आपका रेट आपको लेना है कि मार्केट में आपका राम टेल का रेट क्या है, और उसको जिस कैपेसिटी पे आप चलाओगे, जिसमें सेल आप कर रहे हो, तो उसी कैपेसिटी पे आपका वो राम टेल के वहाँ पे निकल के आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल, उसके बाद कि कैसे निकालना है। पावर एंड फ्यूल में सिंपल आपका जितने का आपको इलेक्ट्रिसिटी लोड चाहिए, उसके हिसाब से जो कंजम्पशन होने वाली है और जो पर यूनिट रेट चल रहा है आपके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके वहाँ डाल सकते हो। वेजेस में आपकी क्या क्या मैन पावर लगने वाली है, कितने आपको, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। कंज्यूमेबल्स आप इस परसेंटेज एक सेट कर सकते हो एडी के हिसाब से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मशीनरी है उसका हिसाब से आप कर सकते हो, एएमसी वगैरह जो भी आपको लेनी है। और फिर अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी आप एक नॉर्मल रेशो में भी इसको सेट कर सकते हो। फिर डेप्रिसिएशन जो आपने मशीनरी और बिल्डिंग वहाँ पे लगाया है उसके हिसाब से आपका वो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, सेल एडमिन एक्सपेंस में पीबीटी आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अगला हमारा जो आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आपका क्या होता है कि नॉर्मली की जो आपने कैपिटल लगाई हो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, 65 करोड़ हमने खुद से फंडिंग की थी, और फिर उसके बाद हमने बैंक से लोन कराया था। कितना बैंक से लोन हमने कराया था, 196 करोड़, ठीक है। तो सारा हमें यहाँ पे डाल देना है लोन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में होगा आपका। और जो मतलब बैलेंस शीट जैसे बनते हैं नॉर्मल वैसे ही बनाना है। बैलेंस शीट कैसे बनती है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, ठीक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। तो जैसे हमने 65 को खुद से लगाया और फॉर द ईयर का प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा, और टोटल आपका आ जाएगा कैपिटल कितना है आपका, ठीक है। गुड रैंक्स आपने निकाला है तो यहाँ से वो लेस हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद टर्म लोन हमने 186 करोड़ एक लिया था, और वर्किंग कैपिटल के लिए 10 करोड़ एक लिया था, 196 करोड़ हमारा टोटल हो गया था, ठीक है। और उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं हमारी, तो यहाँ पे हमारी सारी लायबिलिटीज़ वगैरह आ जाएंगी, और कुछ है तो यहाँ पे उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से हमारी जो फिक्स एसेट है हमें यहाँ पे डाल देनी है। करंट एसेट क्या है और कैश बैंक बैलेंस क्या है, ठीक है। ये सारा कैश फ्लो से हमने इसको लिंक कर रखा है, ठीक है। तो कैश फ्लो कैसे बनेगा वो हम उसके बाद देखेंगे। तो ऐसे ऐसे आपकी ये बैलेंसिंग फिगर सारी आपको यहाँ पे रखते चले जाना है, ठीक है। और ये सारा ओपनिंग आ जाएगा, फिर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन जो लोन है जितना रिपेमेंट होगा उसके बाद बचेगा, तो हमारा सारा यहाँ पे आता चला जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमारी सेम ही रहेगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हम रिपेमेंट नहीं करते, उसके ऊपर सिर्फ लोन पेड करते हैं। और हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने जो वर्किंग कैपिटल है हमारी, मतलब जो लिमिट हमने बैंक से ले रखी है उसको हमने फुल यूटिलाइजेशन हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है।
तो ऐसे ही फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन आपको लेस करते चले जाना है, नेट ब्लॉक हो जाएगा करंट एसेट, और ये करंट एसेट में इन्वेंट्री और ये कैश बैंक बैलेंस सारा आपका यहाँ पे इसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे करके आपको यहाँ पे 5 साल की सारी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअली में ये भी दिखाना होता है कि जो हमारा कैश आएगा वो कितना आएगा और कितना हमारा रिपेमेंट में जाएगा, कितना हमारा एक्सपेंसेस में जाने वाला है। ठीक है, और कितना हम नया एडिशनल कैपेक्स हमें करने वाले हैं ड्यूरिंग द साथ साथ प्रोडक्शन के साथ, वो सारा हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, कि जैसे आपका जो प्रॉफिट है कितना है, उसके बाद फिर अपने जो एक सबसे पहले ईयर में तो आपके पास जो कैश इनफ्लो होगा आप इक्विटी लगाओगे, बैंक से फंडिंग आएगी, वही होगा। ठीक है, उसके बाद उसको यूटिलाइज कहाँ करोगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो मशीनरी परचेज करोगे। ठीक है, और उसके बाद आपका सरप्लस बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में आपका जो प्रॉफिट हो जाएंगे उसमें ऐड हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन आपका उसमें फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा जो एक्सपेंसेस होता है वो उससे हमारा कैश आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो आउटफ्लो होगा फिर आपका कुछ आप फिक्स एसेट परचेज करने वाले हो, फिर कुछ इंटरेस्ट पेड करोगे, फिर कुछ टैक्स आपका जाएगा, वो सारा आउटफ्लो में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप करके आपका यहाँ पे ये सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका 5 साल का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, फिर आपकी आ जाएगी DSCR रेशो। ठीक है, तो DSCR रेशो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसमें आपको दिखाना होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कितने हैं। ठीक है, जो आपको रीपेमेंट करना है वो कितने हैं। ठीक है, तो जो जो आपके प्रॉफिट जैसे मतलब आपका कैश प्रॉफिट कितना है, उसमें जो इंटरेस्ट आपने ऐड कर लिया है, उसके बाद जो रिपेमेंट्स है वो सारी आपने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कितना है टर्म लोन का और जो आउटफ्लो कितना है वो टोटल आ जाएगा। तो उसके बाद आपकी DSCR रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो ये कम से कम 2 के आसपास आपके यहाँ पे ये आनी चाहिए। ठीक है, 1 से ज़्यादा ही मतलब आनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज आपकी 1.78 आई है। उसके बाद ये कुछ रेशोज हैं मतलब जो मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद नेट प्रॉफिट सेल रेशो आप रेफरेंस के लिए लगा सकते हो कि आपका जो सेल है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, जो कि नॉर्मली आपका 8 से 10%, 10 से ऊपर ही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और तो दोस्तों इसके बाद ये वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल आप निकाल सकते हो कि जैसे आपको राम टेल है कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ये जमसन एक बैंक आपसे मांगता है। ठीक है, कि जो आपके मतलब स्टॉक है, राम टेल स्टॉक है कितने दिन स्टोर में रहेगा, फिर वो जो कंज्यूमेबल स्टोर हैं या फिनिश गुड्स है उसके लिए मतलब कितने दिन आप उसको स्टोरेज करोगे, जो रिसीवेबल है आपने सेल कर दिया उसके बाद कितने दिनों के बाद आपके पास वो वापस पैसा वहाँ से आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। और फिर पेबल्स आप कितने दिन में करते हो क्रेडिटर्स का, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये सारा आपका हमेशा पॉजिटिव ही यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट हमने निकाल ली थी, उसके बाद जेमसन की शीट भी हमने रेफर कर ली है तीनों। ठीक है, इसके लिए आपको जो कैलकुलेशन आपसे बैंक मांगेगा किस बेस पे आपने खर्चा लिया है। उसके बाद हमारा लास्ट रहता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये भी हमें हमारे लिए कंपलसरी मतलब इम्पोर्टेंट है बैंक के लिए भी। ठीक है, कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारी जो कितनी कैपेसिटी में हमारा ब्रेक इवन आएगा या हमारी ब्रेक इवन सेल है कितनी रहने वाली। ठीक है, तो जैसे अभी हमने दिखाया था कि 50% कैपेसिटी पे लाएंगे फिर उसको 75 है, तो हमें जो अपना प्लांट है 44% मतलब यूटिलाइजेशन उसका करना ही पड़ेगा, तभी हमारा ब्रेक इवन सेल वहाँ पे आने वाला है। जो ब्रेक इवन सेल हमारा आएगा 136 करोड़ आएगा। ठीक है, तो अगर इससे कम सेल करेंगे तो फिर हमारा लॉस आना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।